नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विल पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग बिहार सिविल कोड पियोन से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्यारे साथियों, बिहार सिविल कोड की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिहार सिविल कोड में आपको हिंदी का जो रोल है, यानी हम कह सकते हैं कि जो हिंदी का रोल है वो कुल मिलाकर के लगभग 35 प्रश्नों का है, यानी 35 क्वेश्चन केवल और केवल हिंदी से पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और जब तक बिहार सिविल कोड का एग्जाम नहीं होता है तब तक मैं आपके लिए डेली एक हिंदी का वीडियो लेकर के आऊँगा। प्यारे साथियों, ये वीडियो आपकी 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में अपलोड हो जाती है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं डेली। बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हम लोग तेजी से करने का प्रयास भी करेंगे। कह रहा है साथियों कि अल्प का विलोम शब्द क्या होगा। ये कह रहा है ज्ञान होगा या कल्प होगा, स्वल्प होगा या फिर अति होगा। तो देख सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि अत्यल्प, हम लोग क्या बोलते हैं, अत्यल्प, यानी अति का विलोम जो होता है अल्प होता है, यानी अल्प का विलोम अति हो जाएगा। ज्ञान का विलोम क्या होता है अभी, तो ज्ञान का अज्ञान होता है। ज्ञान का विलोम प्यारे साथियों क्या होता है, तो आप कहेंगे अज्ञान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहे अर्श पर होना। जैसे कभी कभी आप एक मुहावरा भी सुनते होंगे, अर्श से फर्श पर होना, ठीक है ना। तो अर्श पर होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। कर अपने को बहुत बड़ा समझना, या क्रोधित होना, प्यार करना, या उद्देश्य की सिद्धि। तो प्यारे साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं कि अर्श पर होने का अर्थ होता है कि अपने को बहुत बड़ा समझना। क्या होना, अपने को बहुत बड़ा समझना। आगे बढ़ते हैं, क्रोधित होना नहीं होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, करे कच्ची गोली खेलना। कहते हैं ना कि भैया आप कच्ची गोली खेलते हैं लेकिन हम तो पक्की गोली खेलते हैं। इसका मतलब है कि कहीं कहीं आपके पास अनुभव कम है या अनुभव की कमी है आपके अंदर, है ना। तो कार्य अनुभवहीन होना। प्रश्न का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। असंभव कार्य करना, यानी हम लोग कहते हैं आकाश के तारे तोड़ना। आकाश के तारे तोड़ना, ठीक है। तो आकाश के तारे तोड़ने का अर्थ होता है कि असंभव कार्य करना। और गोली न सुखाना, नहीं ये नहीं होगा आपका। तमाशा करना, ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न की बात करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे आपको बिहार सिविल कोड में, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन रहेगा। प्यार साथियों, ये जो क्लासेज है आपकी वो TRE 4.0 की दृष्टिकोण से या किसी भी क्लास के लिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्लास खास तौर पर हम सिविल कोड पियोन को टारगेट करते हुए पढ़ा रहे हैं। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आप देख सकते हैं कि ओपकार है, या फिर पर है, या फिर परो है, या फिर उपकार है। प्यारे साथियों, इसका जो मूल शब्द है ना, जैसे हम कहते हैं पर जोड़ उपकार, उपकार, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये पर अंत में अस्वर है और अ के साथ उ का योग हो रहा है। अ के साथ प्यारे साथियों उ का योग होने पर ओ बन जाता है ना। यहां पर अगर संधि की बात कर लीजिए तो संधि जो होता है वो अ के साथ उ का योग, इसका मतलब है कि यहां पर ये गुण संधि होता है। कौन सा होता है भाई, तो आप कहेंगे गुण संधि हो जाता है। तो प्यारे साथियों, एक बात आप देख सकते हैं कि उपकार आपका मूल शब्द है और इसके साथ पर उपसर्ग का प्रयोग यहां पर किया गया है। प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, करें जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्षों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है। देखिए यहां पर अनुप्रास अलंकार के भागों का उल्लेख कर दिया है, यानी अनुप्रास अलंकार के भागों को आपसे यहां पर पूछने का प्रयास किया गया है। तो यहां पर देख सकते हैं लाटानुप्रास दिया हुआ है। लाटानुप्रास में बेसिकली पंक्तियों का या शब्दों का रिपीटेशन देखने को मिल जाता है। वृत्या नहीं होगा, छह का अनुप्रास होता है। क्या होता है, छह का अनुप्रास इसको कहते हैं। जिन पंक्ति या पंक्तियों में एक या अनेक वर्षों की, ये वर्ष नहीं भाई वर्णों की है, क्षमा चाहता हूं मैं, वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर होता है आपका छह का अनुप्रास। प्यारे साथियों, अनुप्रास अलंकार जो होता है, अनुप्रास अलंकार, पहली बात कि ये जो अनुप्रास अलंकार होता है यह शब्दालंकार है, शब्दालंकार है। और प्यारे साथियों, अनुप्रास अलंकार के कुल मिलाकर के 5 भेद होते हैं। ध्यान रखना कि लूसेंट की किताब में केवल 3 भेदों का उल्लेख किया है, लेकिन इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद, 5 भेद इसमें होते हैं अनुप्रास अलंकार के। और 5 भेदों की प्यारे साथियों अगर हम लोग बात करें तो पहला होता है छह का अनुप्रास, छह का अनुप्रास। दूसरा होता है लाटानुप्रास,
तीसरा होता है वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास। चौथा होता है श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। और पांचवा होता है अंत्यानुप्रास। जो अंतिम होता है वो होता है अंत्यानुप्रास। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं अनुप्रास अलंकार के कुल मिलाकर 5 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। जब यहाँ पर संबोधन कारक का चिन्ह लग गया है, हे राम मेरी रक्षा करो, इसका मतलब है कि संबोधन कारक हो जाएगा। प्यारे साथियों, अपादान कारक जो होता है इसकी विभक्ति से होती है, अलग अलग दशाओं में इसका प्रयोग होता है। जैसे हम लोग कहते हैं मुख्यतः अलगाव की दशा, कौन सी, तो आप कहेंगे प्यारे साथियों कि अलगाव की दशा में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तुलना की दशा में, तुलना की दशा, तुलना की दशा में भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम आपसे अच्छे हैं या आप मुझसे अच्छे हैं। तो जब मैं कहता हूं कि आप मुझसे अच्छे हैं, आप मुझसे अच्छे हैं, आप मुझसे अच्छे हैं, तो इसका अर्थ है कि यहां पर आपका अपादान कारक का प्रयोग होगा। संप्रदान कारक जिसका विभक्ति के लिए या वास्ते, वास्ते या फिर को होता है। ठीक है, देने के अर्थ में। अधिकरण कारक जिसकी विभक्ति में और पर होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि जो न जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा। ये कह रहा है अज्ञात होगा या ज्ञात होगा या न जान होगा या फिर उन जान होगा। पहली बात तो उन जान आपके शब्द नहीं होते हैं, तो जो न जाना गया हो इसको हम लोग कहते हैं प्यारे साथियों अज्ञात। क्या कहेंगे, अज्ञात कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 8। देखिए कह रहा है कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है। ये कह रहा है कि प्रत्येक। ठीक है, प्रत्यक्ष। ये क्या रहा है, प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा है, ये आपको जानने का प्रयास ये कर रहा है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि प्रतिध्वनि। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक में प्रतिजोड़ एक हो जाएगा, प्रतिजोड़ एक। प्रत्यक्ष प्रतिजोड़ अक्ष होगा, प्रतिजोड़ अक्ष हो जाएगा। प्रतिध्वनि, प्रति और ध्वनि से बना हुआ है, यह भी प्रति उपसर्ग का प्रयोग इसमें किया गया है। इसमें ध्यान रखेंगे कि ध्वनि आपका मूल शब्द है। ध्वनि क्या है प्यारे साथियों, तो आप यहाँ पर मूल शब्द है, इसके पहले प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, यानी ये सभी हो जाएंगे। आपके प्रश्न का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। कह रहा है इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ज्योत्सना। पहली बात, जब ऐसे शब्द आपको दे दिया जाए, मतलब ज्योत्सना लिखना हो लेकिन उल्टा सीधा लिखा गया हो, तो एक ही शब्द अलग अलग प्रकार से लिखे गए हैं, तो सबसे पहले इनको ना देखते हुए आप खुद ज्योत्सना लिख लिया करिए। तो ज्योत्सना, ज्योत्सना ये जो शब्द होता है इसमें त और स दोनों आधे आधे होते हैं। देखिए किस में दिया हुआ है, तो ज्योत्सना, ऐसा आपके विकल्प बी में दे रखा है। इसी प्रकार का एक शब्द प्यारे साथी होता है उज्ज्वल, उज्ज्वल। ठीक है, इसमें भी दोनों जगह जो ज होते हैं ये बेसिकली आधे आधे होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर वृष्टि। देखिए आप ध्यान में रखेंगे साथियों कि जो री होता है और जो ये वाला री होता है, इन दोनों का उच्चारण बेसिकली स्पष्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या जो होती है, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है यह केवल और केवल 10 मानी जाती है। कितनी, 10। लेकिन लेखन के आधार पर इस री का उच्चारण लिखना होता है, तो वही लेखन के आधार पर ये री को जोड़ते हैं। उच्चारण के आधार पर इस री का उच्चारण स्पष्ट नहीं हो पाता कि ये वाला री है कि ये वाला री है। तो समझेंगे जहां पर मान लीजिए कि हमने इस वाले री का प्रयोग करना है, ठीक है, वह है आपका शब्द। आप थोड़ा सा समझ लेंगे इसको। जैसे मान लीजिए वह है एक शब्द, वह, आपको इस वाले री का प्रयोग करना है तो हम ऐसे कर देंगे व्री, जैसे यहाँ पर दिया वृष्टि। तो प्रश्न का सही उत्तर यही हो जाएगा आपका,
रिपु, इस री का प्रयोग है यहाँ पर, तो इस री का प्रयोग तो है ही नहीं आपका, क्रिया में नहीं है इस वाले री का प्रयोग, और वर्षा में भी नहीं होगा। तो प्रश्न का सही उत्तर आपका यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। करे पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? सबसे पहले तो यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया है सरिस। ये सरिस कैसा शब्द होगा? आप कहेंगे कि समता बताने वाला, यानी सादृश्यवाचक शब्द होता है। सादृश्यवाचक शब्द, ये जो शब्द होते हैं सादृश्यवाचक शब्द, ये बेसिकली समता बताने वाले शब्द होते हैं। कैसे होते हैं? तब कहेंगे समता बताने वाला शब्द। ये समता बताने वाला शब्द बेसिकली होता है, ठीक है, जिसका नाम है सादृश्यवाचक शब्द। और इस शब्द के तुरंत पहले जो शब्द आते हैं बेसिकली, जैसे पीपर पात, तो ये होता है उपमान। क्या होता है? उपमान होता है। प्यारे साथियों, मन के डोलने की बात हो रही है, तो जो मन है जिससे तुलना कर रहे हैं, यह उपमेय होता है, और डोलना ये हमारा समान धर्म होता है। क्या होता है? समान धर्म होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तुलना की बात है, उपमा अलंकार हो जाएगा। बेसिकली उपमा अलंकार में जो सादृश्यवाचक शब्द हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सादृश्यवाचक शब्द इन द सेंस कहने का ये है कि जैसे सरिस हो गया, सरिस उपमा अलंकार की ये पहचान होती है कि ये समान हो जाएगा, कि ये सम हो जाएगा, कि ये सम हो जाएगा, कि ये जैसा हो जाएगा, जैसा हो जाएगा, ठीक है। सा सी सो हो जाएंगे, सा सी सो, ये शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। ये बेसिकली जो शब्द होते हैं यह समता बताने वाले शब्द होते हैं। यह उपमा अलंकार की पहचान है, उपमा अलंकार की ये पहचान होती है, पहचान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर कह रहा है कि क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? क्रिया अविकारी शब्द है, या क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के विकारी रूपों में पाया जाता है। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। उपयुक्त में से यहाँ पर कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में जो सी वाला आपका ऑप्शन दिया हुआ है, क्रिया एक अविकारी शब्द पहली बात तो है नहीं, एक विकारी शब्द है। इसमें लिंग वचन काल और कारक के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं, तो विकारी शब्द में आता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सभी विकारी शब्द हैं। कह रहे क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के विकारी रूपों में पाया जाता है। गलत है आपका, मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि चलना है आपका, चलना, तो चलना बेसिकली चल धातु से बना हुआ है, चल धातु से बना हुआ है, इसलिए धातु है आपका। तो ये भी आपका खारिज हो गया, बी और ए दोनों खारिज हो गए। करे क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में, जी हाँ, सभी रूपों में पाया जाता है। प्रश्न का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है कि इनमें से आगे नाथ न पीछे पगा। कहते हैं ना कि कोई नहीं हो, जिसका कोई भी ना हो, यानी आगे नाथ न पीछे पगा की बात हो रही है। इसका मतलब है कि किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना, आगे नाथ न पीछे पगा। तो जिम्मेदारी व्यक्ति होना ये गलत है, अत्यंत गरीब नहीं, पशु विहीन होना ये गलत है आपका। तो किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, इसका मतलब है कि आगे नाथ न पीछे पगा। प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहे इनमें से कौन सा शब्द स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है? देखिए, आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन ले रखा है वो कुल मिलाकर के लगभग आपको 28 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। कह रहे इनमें से कौन सा शब्द स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है? कह रहा है तेल, चिकनाहट, गोद और प्रेम। भाई प्रेम मीन्स स्नेह होता है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। तेल, अब देखिए स्नेह का समानार्थी ये भी होता है, तेल भी होता है, चिकनाहट भी होता है, लेकिन गोद जो होता है साथियों ये स्नेह का समानार्थी शब्द बेसिकली नहीं माना जाता है। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 की बात करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लता गीत गा रही थी, इनमें से किसका उदाहरण है? कह रहा है पूर्व भूतकाल का, ये पूर्व भूत का नहीं, पूर्व भूतकाल, ये भी गड़बड़ है, पूर्व नहीं पूर्ण होना चाहिए था, ये गड़बड़ है आपका। पूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल, या फिर कह रहा है कि सामान्य भूतकाल, या फिर कह रहा है कि अपूर्ण भूतकाल। प्यारे साथियों, बहुत ध्यान से समझेंगे आप लोग। ये कह रहा है कि गीत गा रही थी,
है ना। तो रही थी, रहे थे, रही थी, रहा था, रहे थे। इसका मतलब है कि पहली बात तो अपूर्ण में होता क्या है, अपूर्ण की बात करेंगे अगर, तो रहा, रही, रहे, रहा, रही और रहे, ये अपूर्णता का बोध कराते हैं। और भूतकाल की बात करेंगे तो था, थी, थे हो गया आपका, था, थी और थे। इसका मतलब है कि रहा, था, रही थी, रहे थे, ये अपूर्ण भूतकाल की बात है। ठीक है। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है, हम कहते हैं जब चुका था, चुका था, चुकी थी, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, ये वाक्य के अंत में आते हैं। ठीक है। सामान्य भूतकाल में साथियों क्या होता है, सामान्य भूतकाल में होता है जैसे हम लोग कहते हैं कि आ ई ए, आ ई ए, या ई ये, या ये और ये। इसके बाद हम लोग कहते हैं चुका, चुकी, चुके, ये सब होता है आपका। चुका केवल चुका होगा, चुका, चुकी और चुके, ये सामान्य भूतकाल का होता है। संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है, जैसे वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा, या वह खा चुका होगा। इस प्रकार से हम लोग कहते हैं भूतकाल का होता है खा चुका होगा, यानी प्यारे साथियों क्रिया के पूर्णता होने में संदेह हो रहा है। वह जा रहा था, वह खा रहा था, ये संदिग्ध भूतकाल में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है। जब हम लोग परीक्षा केंद्र की बात करते हैं तो यहां पर आपका संप्रदान तत्पुरुष होता है। क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष। बेसिकली परीक्षा के लिए केंद्र, ये क्या होता है प्यारे साथियों, तब कहेंगे परीक्षा के लिए केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र। ठीक है। तो परीक्षा के लिए हम लोग केंद्र की बात करते हैं, के लिए विभक्ति आया है, इसका मतलब है कि संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि इनमें से च वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। च बेसिकली जो च वर्ण होता है आपका, ठीक है, च छ ये तालव्य वर्ण होते हैं। ये प्यारे साथियों तालव्य वर्ण बेसिकली गिने जाते हैं। आप देख सकते हैं कि दंत दिया हुआ है, तालु दिया हुआ है, बिल्कुल सही है तालु। दांत नहीं होगा, दंत से होता है त थ द ध, यानी त वर्ग आपका आ जाता है दंत से। इसके बाद कंठ से क वर्ग आता है, क वर्ग। और पहली बात तो मूर्धा वर्ग नहीं होता, मूर्धा होता है, ये मूर्धा होता है। मूर्धा में आपके आ जाएंगे ट वर्ग, जितने भी होते हैं ट वर्ग ये मूर्धा में आते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। आप देख सकते हैं कह रहे हैं पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है। पहली पुस्तक, अच्छा ये बताना कि पुस्तक को हम लोग गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं। जब हम लोग कहते हैं कि भाई पुस्तक को हम लोग गिन सकते हैं तो ये पहली पुस्तक, पहली, दूसरी, तीसरी, ये बेसिकली क्रमवाचक विशेषण होता है और संख्यावाचक के अंतर्गत ही आएगा। तो क्रमवाचक विशेषण, यहाँ पर क्रम की बात कर रहे हैं। गणना में क्या होता है, गणना में 1 2 3 4 इस तरह की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहे हैं इनमें से देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है। बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है देहाती दुनिया, और बेसिकली शिव पूजन सहाय इसके लेखक माने जाते हैं। कौन, शिव पूजन सहाय जी। फणीश्वरनाथ रेणु और प्रेमचंद, प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास जो है यह गोदान है। कौन सा है, गोदान। 1936 यानी 1936 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 20। ये करे जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। भाई जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, करे जित जोड़ इंद्री होगा। तो आप देख सकते हैं कि अ और ई के मिलने से क्या ए बना है, तो बन गया है, बिल्कुल बन गया है। लेकिन जित जोड़ इंद्रित, इंद्रिता नहीं होगा, ये आपका गड़बड़ दे दिया है, खारिज हो गया। जीत नहीं शब्द होता है आपका, है ना। यहाँ पर देखिए सी और डी, अच्छा ए डी विकल्प आपका होना चाहिए था 20 नंबर में, ठीक है। तो आपका ये जीत नहीं होता है, जित होता है, जो इंद्रियों को जीत लेने वाला है। तो जित जोड़ इंद्रिय बराबर होता है जितेंद्रिय। बेसिकली इसमें संधि की अगर हम बात करें कौन सा संधि होगा, तो आप कहेंगे आद गुण यानी गुण संधि हो जाएगा, ये गुण संधि हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहा है आपका कि छप्पे किन दो छंदों का मिश्रण है। कुंडलिया और दोहा, दोहा और रोला का मिश्रण है, रोला और उल्लाला का मिश्रण है, या फिर सोरठा और दोहा का मिश्रण ये होता है। तो प्यार साथियों जो छप्पे होता है ये बेसिकली दो छंद होते हैं, इसमें रोला और उल्लाला होते हैं, ठीक है। कौन कौन से,
रोला और उल्लाला होते हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर साथियों 22 की बात करेंगे। यहाँ पर कह रहे कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है। अब कंठोष्ठ वर्ण कौन सा होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वर्ण दिया हुआ है री, ये मूर्धा से उच्चारण होता है री का। यहाँ पर ओ उ और ए की बात है, उ ये ओष्ठ वर्ण होता है। कैसा होता है, आप कहेंगे ओष्ठ वर्ण। तो दो को तो मैंने खारिज कर दिया, ये मूर्धा है आपका, ये मूर्धा से उच्चारण होता है। तो दो तो आपके कभी भी नहीं हो सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बी वाले पर, औ। तो ये अ और इसके साथ जब ओ मिलता है तो ये बन जाता है औ। क्या बनता है, औ बन जाता है। और प्यारे साथियों एक बात ध्यान में रखेंगे कि जो अ होता है, जो ओ होता है आपका, जो ओ होता है ओ, ये अ और उ के योग से बनता है, उ के योग से बनता है। अ का उच्चारण कंठ से होता है और उ का उच्चारण प्यारे साथियों किससे होता है, तो ओष्ठ से होता है, ओष्ठ से होता है। दोनों के मिल जाने से बनता है कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक है। तो अगर ओ आपका कंठोष्ठ वर्ण हो गया तो अ और ओ, अ बन गया तो अ भी आपका कंठोष्ठ वर्ण होगा। प्रश्न का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी होगा। अगर हम लोग यहीं पर ए की बात करें तो ए बनता है अ और ई के योग से। प्यारे साथियों अ जो होता है ये कंठ वर्ण है आपका, कंठ से उच्चारण होता है, और ई जो होता है इसका उच्चारण तालु से होता है, इसलिए कंठ तालव्य वर्ण है। ये मिला करके बनता है कंठ तालव्य। ठीक है, ये कंठ तालव्य वर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, कर अंबर और फिर कर अंबार युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो अंबर और अंबार इन दोनों की बात की जा रही है। आप देख सकते हैं कर अमर, अंबर का अर्थ आकाश होता है या वस्त्र होता है, तो वस्त्र तो होगा आपका, ये तो वैसे ही गड़बड़ हो गया आपका वस्त्र। लेकिन अंबार का अत्यधिक यहां पर दिया हुआ है। बेसिकली जो अंबार है एक प्रकार का विशेष फल होता है, तो आकाश और एक विशेष प्रकार का फल। एक मिनट रुक जाना जरा, देखिए 23 नंबर में एक बार ध्यान में रखेंगे कि आकाश और एक विशेष प्रकार का फल, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सी आंसर ही हो जाएगा क्योंकि यहां पर अत्यधिक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, ये कह रहे कि पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो तन के पहले पूरा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रश्न का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। तो 24 नंबर का ए उत्तर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की बात करेंगे। कह रहे तार तार करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। भाई तार तार कर देना, इसका अर्थ होता है कि धज्जियां उड़ा देना। क्या होगा, धज्जियां उड़ा देना। खुश होना नहीं, मंत्र जपना नहीं और ध्यान करना नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। करे जो छीड़ ना हो सके उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो जो छीड़ नहीं होता है उसके लिए अक्षय होगा, या अनंत उत्तर होगा, या अमिट होगा, या फिर अपार। तो भाई जो मिट ना सके, जो छीड़ ना हो सके, तो लेकिन ध्यान रखना कि अमिट नहीं होता है। जो मिटता नहीं हो उसको अमिट कहते हैं, जो छीड़ ना हो उसको अक्षय कहते हैं। जिसका अक्षर या क्षय नहीं होता है उसको अक्षय कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 आपका कार्य है कि देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब देखिए देश भर में कोरोना का प्रयोग जो प्रकोप है वो जारी है। तो देश भर का मतलब है कि संपूर्ण देश की बात कर रहा है, किसी स्थान की बात विशेष कर रहा है ना, तो रीतिवाचक नहीं होगा, स्थानवाचक यहां पर हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण देश की बात है, पूरे देश के एक एक स्थानों की बात कर रहा है। इसलिए यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। प्रश्न का सही उत्तर आपका बी होगा। और आगे बढ़ते हैं, और ये आपकी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न भी होगा। कह रहे जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, वहां कौन सा अलंकार होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली। देखिए तो अगर कभी भी साथियों पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए, जब एक ही बार आता है उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर श्लेष होता है, लेकिन अनेक बार आता है और प्रत्येक का अर्थ भिन्न भिन्न होता है तो वहां पर यमक अलंकार हो जाता है। क्या होता है, यमक। जैसे हमको लोग कहते हैं कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौरा। या हम लोग कहते हैं कि 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी
खाती थी, 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती है। तो देखिए बेर शब्द आया हुआ है यहां पर भी और यहां पर भी, लेकिन अर्थ अलग अलग है। 3 बेर खाने का मतलब यह समय का बोध करा रहा है। 3 टाइम खाती थी और यहां पर एक विशेष प्रकार का फल है। एक विशेष प्रकार का फल होता है आपका, विशेष प्रकार का फल, प्रकार का यह फल होता है। ठीक है, तो प्रश्न का सही उत्तर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस प्रकार से आपको डेली निरंतर क्लासेस हमारे द्वारा मिलती रहेंगी आपको, और ध्यान रखना है कि अगर डेली नहीं मिल पाती है तो अल्टरनेट करके हम आपकी क्लास को लिया करेंगे। सिविल कोर्ट जो आपका पियोन है, PEON, यानी जिसको हम लोग अर्दली कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्दली। अर्दली इसकी क्लास आपकी हिंदी की लगातार मिलती रहेंगी। साथियों हमारे साथ बने रहिएगा, एग्जाम विल चैनल के साथ आप निरंतर बने रहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।